संघ के लोग, बीजेपी के लोग बकलोली के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। देश के 50% लोगों के पास में मात्र 3% संपत्ति है और 100 लोगों के पास में 40% संपत्ति है। 80 करोड़ लोग मात्र 5 किलो अनाज पर आश्रित हो गए हैं और 1000 किसानों में से एक किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है। 1000 में एक आत्महत्या कर रहा है। गत कुछ वर्षों में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 26,000 गरीब और बेरोजगारों ने आत्महत्या की है और 39,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। जो व्यापारी मंझोले तौर पे और छोटे व्यापारी जो है उन्होंने 39,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये ऑक्सफैम डाटा कह रहा है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता नहीं है, शासन चलाना आता नहीं है। आप खाली गोबल्स के फिलॉसफी से झूठ पर झूठ बोलते हो और आपको चोर बोला तो सदस्यता जाती है और डिग्री मांगा तो 25,000 का जुर्माना होता है। क्योंकि आपके परम पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि वक्तृत्व यही हमारा नेतृत्व है और यही हमारा कर्तृत्व है। ये अटल बिहारी जी के बोल थे। मतलब हम संघ के लोग, बीजेपी के लोग बकलोली के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो काफी अहम इसलिए हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है उसके साथ साथ विदेशों से भी जो मीडिया की खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी का क्या हाल किया है और आज तक मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब एक और रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल टाइम्स की, उसने ये कहा है कि 1000 करोड़ का एक सौदा कर रही है तकरीबन सरकार, जिसमें लोगों की जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर खरीद रही है। आपको याद होगा पेगासस इजराइल से लिया गया था, जिसके लिए इजराइल का कहना था कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और उसके जरिए बहुत से पॉलिटिशियंस को, राहुल गांधी समेत बहुत से पत्रकारों को, बहुत लोगों को उसमें, इवन बीजेपी के भी कुछ लीडर्स की उसमें जासूसी की गई थी। आपको याद होगा। अब बाकायदा 2 बड़ी कंपनियों से जासूसी के लिए इस सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है। यानी डेमोक्रेसी में हम आप वोट दे करके जिस सरकार को बनाते हैं वही सरकार हमारी सोच पर पाबंदी लगाने के लिए ऐसे इंतजाम करती है हमारे ही टैक्स के पैसे से। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में गरीबी और बेचारगी जो लोगों के अंदर है उसके बारे में काफी डिटेल से रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग बंटवारा करके पछता रहे हैं। वो क्या कुछ है, चूंकि आरएसएस अखंड भारत की बात जरूर करती है, लेकिन कभी भी अगर उसको ये ख्याल आ जाए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर किसी वजह से अखंड भारत बने और यहां आ जाए तो ये तो मुसलमानों की तादाद भी बढ़ेगी, वो देख करके, वो सोच करके फिर वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन अखंड भारत की बात जरूर करते हैं। उसके अलावा मोदी जी कर्नाटक इलेक्शन में 20 से ज्यादा रैली करने वाले हैं। अमित शाह जी ने बिहार में जाकर के, जहां रामनवमी के मौके पर हंगामे कराए गए, फसाद हुए, वहां कुछ बयान दिया है। और आखिर में एनसीपी के लीडर शरद पवार जी ने नागपुर में एक बयान दिया है, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर, वहां कोई बहुत ही अहम एक बयान है, उसको जरूर आप आखिर तक जरूर रुकें, सुने और समझें कि आखिर शरद पवार जी किस तरह से देश के वाकयात को, हालात को देख रहे हैं। अविनाश काकड़े जी एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के और किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविनाश काकड़े जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। बहुत सी चीजें
छोटी वीडियो में बड़ा मैसेज आप देते हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अविनाश काकड़े जी, बताइए कि ये जासूसी का कांड क्या होने वाला है, क्या कुछ है जो मतलब सरकार की मंशा क्या है? शाह सलामत, बादशाह सलामत क्या चाहते हैं अपने लोग? क्या बिल्कुल खामोश बैठ जाएं, क्या है? देखो, मोदी सरकार का रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि साम दाम और दंड भेद से हम सरकार चलाएंगे। आपको डरा के, दाम दे के, खरीद के, आपने देखा होगा 3 एमएलए भी होते तो सरकार उनकी बन जाती है। कहीं एमएलए खरीद लेते हैं। कर्नाटक में क्या होगा पता नहीं, कर्नाटक में हारेंगे वो, ठीक है, मगर अभी मध्य प्रदेश का हाल आपने देख लिया, गोवा का हाल आपने पिछले वक्त देख लिया था, महाराष्ट्र का हालत आपने देख लिया। तो ये महाराष्ट्र की जो हालत है, जिस तरह किया है उन्होंने, तो उससे उनके विरोध में तो चल रही है, हवा चल रही है। तो इन्होंने जो बोला है फाइनेंशियल, जो पेगासिस का मामला, फाइनेंशियल टाइम्स ने न्यूज क्रैक किया है। इन्होंने पहले पेगासिस लाया था। पेगासिस में कौन कौन लपेटे में था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के कई जज, विरोधी पार्टियों के सारे नेता, अपने बीजेपी के पार्टियों के नेता, कई अफसर, ये सब उसके लपेटे में थे। मतलब मानवाधिकार तो कुछ बचा नहीं है, सिक्रेसी भी कुछ बची नहीं है। और ये सिक्रेसी आपको देखना होगा कि अर्नब गोस्वामी के जैसे लोगों को सिक्रेसी की पता चलती, मिलिट्री सिक्रेसी भी उसको पता चलती है। तो ऐसे चीज में ये सॉफ्टवेयर इन्होंने अभी खरीदने का 1000 करोड़ का प्रयास चल रहा है। 6 महीने के अंदर ये सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। आपको पता होगा कि पेगासिस और इन्होंने जो दूसरा सॉफ्टवेयर लाया था, जिसके माध्यम से आपके जीमेल में, आपके ईमेल में, आपके फोन में उनको जैसा चाहिए वैसा मटेरियल वो पोस्ट कर देते थे और फिर आपको फंसा देते थे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के पुणे में कितने लोगों को फंसाया। उसकी रिपोर्ट आई बाद में कि ये तो उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहां किया। अब तो ये ओपनली जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये ग्रीक कंपनी का इंटेलेक्स का सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है पिगेटर। और ये सॉफ्टवेयर का गंदा रिकॉर्ड है, एकदम गंदा रिकॉर्ड है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के रिकॉर्ड ने इजिप्ट, ओमान, मेडागास्कर जैसे देशों में मानवाधिकार को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया था। कोई मानवाधिकार नहीं बचा था, मिलिट्री शासन हो गया था पूरी तरीके से। इस सॉफ्टवेयर को अमेरिका ने, ऐसे 5 देश सॉफ्टवेयर बनाते, वो सारे सॉफ्टवेयर को अमेरिका ने बैन किया है। ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है वर्तमान सरकार ने कि ये कोई चीज हमारे यहाँ नहीं आएगी और ये जिसने भी लाया उसको पनिशमेंट होगी। मगर भारत सरकार इनको सॉफ्टवेयर को ऑफिशियली खरीदने जा रही है। इनका रक्षा मंत्रालय, इनका गृह मंत्रालय, ये दोनों सॉफ्टवेयर खरीदेगी। एक ग्रीक की कंपनी है इंटेलेक्सा, उसका सॉफ्टवेयर है पिगेटर, उसको खरीद रही है। दूसरा है क्वाड्रिम नाम की कंपनी है, जिससे सॉफ्टवेयर खरीदा था सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी की हत्या के बाद। और वो हत्या के बाद में उसको कौन फॉलो कर रहा है, किस तरीके से वो हत्या की गोपनीयता ये कर रही है, उनके एम्बेसी के कौन कर्मचारी फितूर हो रहे हैं, कौन से कर्मचारी वो लीकेज खबर लीक कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने सऊदी अरेबिया ने खरीदा था। वो सॉफ्टवेयर का नाम है कॉग्नाइट और उसको हमारा रक्षा मंत्रालय खरीद रहा है। अब बताइए कि जिसकी हत्या हो जाए उसका भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो, इन्वेस्टिगेशन की जो खबरें दे रहे हैं, मतलब सारे पत्रकार दोषी आरोपी हो जाएंगे, सारी की सारी जनता, जो मर गए वो भी दोषी हो जाएगा, क्योंकि उसके भी मोबाइल पे, उसके भी डाटा पर हम कुछ भी डाल के उसको बदनाम करने का, मरने के बाद तो वो आएगा नहीं कि मैंने ये किया नहीं, मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसकी ट्रायल कुछ नहीं होगी। मगर ये जो खबरें लीक करेंगे उस पर मीडिया ट्रायल जरूर होगा, मरने वाला भी बदनाम होगा, उसको मरने वाले को न्याय दिलाने वाले भी बदनाम होंगे, उनको भी धरपकड़ किया जाएगा और जो पत्रकार उसको कवर करेंगे उसको भी पकड़ा जाएगा। ऐसा करके हमारे देश में लोकतंत्र नाम की चीज बचेगी नहीं, ये मोदी तंत्र होगा। और इसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है जो दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देश जिसको डिनाई कर रही है। हम जो बोलते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये मदर ऑफ हिपोक्रेसी हो जाएगा, ये मदर ऑफ मोदी तंत्र हो जाएगा। अच्छा, ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या 2024 इलेक्शन से पहले, यानी इलेक्शन के दौरान भी लोगों पर खास नजर रखी जाएगी कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है? क्या वो सारी चीजें उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है? क्या
आपको क्या लगता है? मैंने कई बार बोला है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है। उनको बनाए, उनका सॉफ्टवेयर जो लोड हुआ है, मोदी जी का सॉफ्टवेयर जो लोड हुआ है, वो चुनाव जीतने की मशीन के तौर पर लोड हुआ है। उनको उनका सॉफ्टवेयर ही वैसा बना हुआ है। इसीलिए वो बार बार सवाल करते हैं, मोदी नहीं तो और कौन। वो खुद को सवाल पूछते हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो कौन जिताएगा इस तरीके से, क्योंकि इतना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर और किसी का नहीं है। इतना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर किसी और का नहीं बनाया है। इनके जितने भी बाकी लोग हैं उनका सॉफ्टवेयर बहुत ढीला है। अभी मैंने सुना कि वो अच्छा, आपने मोदी जी के सॉफ्टवेयर की बात की। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर मोदी जी का कह रहे हैं, ये कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, एक सोच की बात कर रहे हैं। अभी केजरीवाल ने एक बात कही और वो बार बार कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ बना लेगा, और अडानी का दिमाग चल रहा है और मोदी जी से काम लिया जा रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अडानी ने ही मोदी से सब कुछ कराया है, और जो कुछ अडानी की प्रॉपर्टी है वो मोदी की प्रॉपर्टी है, ये केजरीवाल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कह रहा हूं, और मेरे पास सबूत हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर केस लगा देंगे, जेल भेज देंगे। इस यकीन के साथ वो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होगा तो अपनी समझदारी से कोई काम लेगा, जब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ही नहीं होगा तो दूसरे लोग उससे काम करा लेंगे जैसा चाहेंगे। तो क्या ये उस सॉफ्टवेयर की बात आप कह रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता, या उस सॉफ्टवेयर की बात कह रहे हैं कि उसे सब कुछ आता है, जैसे चाहता वैसे कर लेता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी का स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है? एक तरफ वो बोल रहे कि सारी संपत्ति मोदी जी की है, जितनी कमाया मोदी जी ने कमाया, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि उनके ब्रेन से इनका सॉफ्टवेयर या इनका लोड होता है। ये कंट्रोवर्शियल नहीं लगता है आपको? ऐसी कंट्रोवर्सी, हाँ हाँ, ये बहरहाल कंट्रोवर्सी लोगों में गैर विश्वास पैदा करती है। पढ़ाई लिखाई की डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। फ्रॉड करने वाला कितना, नटवरलाल कितने पढ़े लिखे थे? बिहार के एक गांव से उठ के आए थे, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला आदमी करके नाम जाना जाता था नटवरलाल। आज भी वो धोखेबाजी का और फ्रॉड का और इसका प्रतीक है। तो पढ़े लिखे नहीं थे ना बहुत ज्यादा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। वो जब बोलते हैं कि पढ़े लिखे ने लोगों ने क्या किया, तो पढ़े लिखे लोगों ने मोदी जी के ब्रेन से उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का काम कर लिया। किसने किसको यूज किया? अगर केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को यूज किया या अडानी ने मोदी जी को यूज किया, अगर प्रॉपर्टी मोदी जी की बनी है या सारा पैसा मोदी जी का है, तो फिर यूज किसने किया? बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो बात ये आ गई, आप मतलब अनपढ़ आदमी ने, अगर ये कहा जाए उनकी जबान में कि पढ़ा लिखा नहीं है, उस आदमी ने पढ़े लिखे आदमी को इस्तेमाल कर लिया अपने लिए, ये भी एक नतीजा। हाँ, तो खैर, चलिए, ये देश का निजाम है यही कि जितने मारवाड़ी होंगे, मारवाड़ी मतलब एक जाति नहीं, जितने धंधे वाले होंगे या बनिया लोग होंगे, उनके पास में जो मुनीम होते हैं वो तो सब पढ़े लिखे हैं, MBA किए हुए, फाइनेंशियल में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए, विराजमान हुए, वो सारी बुद्धियां बेचते ना पगार के तौर पर। केजरीवाल जी को ये समझना पड़ेगा। उनको शायद ये है कि पढ़े लिखे ही सब कुछ करते हैं। भैया, अनपढ़ भी बहुत कुछ कर जाते, आपको पता भी नहीं चलता, पढ़े लिखे यूज हो जाते। और उसका बड़ी मिसाल हमारे सामने मोदी जी अभी हैं, अगर उन्हीं की बात को कहा जाए। अच्छा, चलिए, अब मैं अब अगले उस पर आना चाहता हूं कि ऑक्सफैम का क्या रिपोर्ट है। ये तो आपने बताया कि रिपोर्ट है, बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। ऑक्सफैम डाटा जो है वो आया है, इसमें ये बोल रहे हैं कि गरीब लोग धनपतियों से 6 गुना ज्यादा टैक्स दे रहे, क्योंकि हमारा जो पैसा आता है वो जीएसटी से सबसे ज्यादा पैसा आता है, और जीएसटी में सरकार का जो बड़ा सोर्स है उसमें गरीब लोग 64% जीएसटी भरते हैं। जो लोग दंभ भरते हैं ना कि इनकम टैक्स वाले, हम इनकम टैक्स पेयर है और हमारे पैसे से लोग मजा कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूं कि भारत की इकोनॉमी में इनकम टैक्स और ऐसे डायरेक्ट टैक्स से आने वाला पैसा 10% से ज्यादा नहीं है। 90% पैसा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सों से आता है, जिसमें जीएसटी प्रमुखता से है। और जीएसटी का जो पैसा आता है उसमें 64% पैसा ये गरीब के माध्यम से आता है, 33% मध्यम वर्ग के माध्यम से आता है, और बचा हुआ 4-5%, 3% पैसा जो होता है वो धनपतियों का योगदान है। मतलब धनपति टैक्स नहीं देते।
और धनपति टैक्स नहीं देते, उसकी मैं बात बता देता हूं। 2020 में भारत में अरबोपतियों की संख्या 102 थी। उस वक्त आपके यहाँ कोरोना आ गया था। और 2022 में धनपतियों की, अरबपतियों की जो संख्या है बढ़कर 166 हो गई। जो 102 थी वो 166 हो गई। 2020 में 100 अरबपतियों की संपत्ति थी $313 बिलियन। और 2021 में 100 अरबपतियों की संपत्ति बढ़कर हो गई $775 बिलियन। बात को समझो कितनी गंभीरता है। दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना संपत्ति बढ़ गई है। जिस वक्त लोग भिखारी हो रहे थे, आत्महत्याएं कर रहे थे, मर रहे थे, उस वक्त इनकी संपत्ति 2.5 गुना बढ़ गई थी। ये हमने कई बार बोला है, मगर अभी ये तो ऑक्सफैम का डेटा है, इसलिए ऑथेंटिकेट डेटा हम समझ सकते हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश के 50% लोगों के पास में मात्र 3% संपत्ति है और 100 लोगों के पास में 40% संपत्ति है। 80 करोड़ लोग मात्र 5 किलो अनाज पर आश्रित हो गए हैं और 1000 किसानों में से एक किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है। 1000 में एक आत्महत्या कर रहा है। गत कुछ वर्षों में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 26,000 गरीब और बेरोजगारों ने आत्महत्या की है और 39,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। जो व्यापारी मंझोले तौर पे और छोटे व्यापारी जो है, उन्होंने 39,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये ऑक्सफैम डाटा कह रहा है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 22.89 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना और रहने का घर नहीं है। बात को समझो सर, कि 22.89 करोड़ लोगों के पास में 2 वक्त का खाना नहीं है। दूसरे वक्त का खाना उसको मिलेगा। 5 किलो गेहूं अगर आपने दे दिया तो तेल, नून, आटा ये कहां से आएगा? उसके पास प्रबंध नहीं है, तो एक वक्त का खाना खा के सो रहा है। और मोदी सरकार ने 115 BAB लगाकर कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% और अब तो ये 15% तक नीचे लाया और उसको उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बोला। और अरबपतियों का पैसा आपने 30% टैक्स के 15% ला लिया, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 95 बड़ी कंपनियों को संपत्ति $775 बिलियन पहुंच गई। यानी सारा गरीबों की जेब से पैसा निकल करके, मध्यम वर्ग से पैसा निकल करके सारा उन करोड़पतियों के पास पहुंच रहा है, जो उद्यमी हैं, जो बड़े कारोबारी हैं। ये एक नतीजा मोटा मोटा निकाला जा सकता है जी। उसके आगे की बात सुनो कि 100 लोगों को 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने माफ कर दिए और इस दरमियान गरीबों के, मतलब इन्होंने फिगर दिया है, गरीबों के 12 करोड़ गरीबों के घर बार नीलाम हो गए, खेती बाड़ी नीलाम हो गई। उनको पैसा, थोड़े से पैसे के लिए उनकी खेती बाड़ी बेच दी। और इससे ज्यादा आगे की बात बोलता हूं कि हमारे किसी बैंक में, रिजर्व बैंक का कानून है कि इनकम टैक्स में वैल्यूअर को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। हमारे किसी बैंक में एग्रीकल्चर वैल्यूअर को रजिस्टर्ड करके वो बैंकों के पैनल पे नहीं रखा है। मतलब आप ये बताइए कि मोबाइल आप बेचने जाओ, सुनार के दुकान पर मोबाइल बेचने जाओगे या सब्जी के दुकान पर मोबाइल बेचने जाओगे, उसका वैल्यूएशन हो सकता है क्या? कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। तो मोबाइल का वैल्यूएशन नहीं करेगा। तो हमारे खेती का वैल्यूएशन बिल्डिंग बनाने वाले और रोड बनाने वाले कर रहे हैं और उसको जो CSR रेट है, वो CSR रेट को प्रमाण मान रहे हैं। अगर CSR रेट है तो जो वैल्यूअर है उसका कानून रिजर्व बैंक ने क्यों बनाया? इनकम टैक्स उसका रजिस्ट्रेशन क्यों करता है? इसका जवाब देने के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। आपको पता है 650 रुपए का किंगफिशर का जो एम्ब्लम है, वो जो चिन्ह था, उसके 650 करोड़ रुपए बैंक ने उस पर दे दिए और 10 करोड़ की जमीन को किसान को 1 लाख रुपए देने में भी बैंकों की जान निकल जाती है। उसका कारण यही है कि जिस तरीके की लूट की व्यवस्था हमने बना के रखी है और टैक्सेशन की जिस तरीके से उनको छूट दी गई है और गरीबों से टैक्स जबरदस्ती वसूला जा रहा है, वो उसका परिणाम है। हमारी ये सरकार आई थी, मोदी जी ने बहुत कहा था कि हमारे देश में मोदी VIP कल्चर हो गया, VIP कल्चर हो गया, सब VIP बन गए। मैं आपको बताता हूं कि अभी का जो फिगर है VIP कल्चर का, करंट फिगर है पिछले साल का, कि VIP कल्चर खत्म करते करते हमारे देश में 5,79,092 VIP पैदा हो गए।
जबकि ब्रिटेन में 84 वीआईपी है, मात्र 84। फ्रांस में 109 वीआईपी है, जापान में 125 है, जर्मन में 142 है, यूएस में 252 है, रशिया में 312 है और चाइना में 435 ही वीआईपी लोग हैं पूरे देश में। हमसे ज्यादा पॉपुलेशन, हमसे ज्यादा बड़ा देश, उसके पास में 435 वीआईपी है। और वीआईपी खत्म करने का दम्भ भरने वाले मोदी सरकार ने 5,79,092 वीआईपी पैदा कर दिए। ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है देख लीजिए। सारी सुविधाओं के लिए फ्री का इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, वीआईपी है तो सारी चीजों के लिए प्रायोरिटी। मतलब टैक्स भी आपको, रोड टैक्स आपको लगेगा, गाड़ी लेके निकल लो तो, वीआईपी हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी उसके पास पैसा ज्यादा है लेकिन वो खर्च नहीं करेगा, सरकार उनसे नहीं लेगी। ये बहरहाल वीआईपी कल्चर को बढ़ाना, खास तौर पर अपने पसंद के लोगों को, हमने तो इस हद तक देखा है कि जो बड़े हेट स्पीचेस देते हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, उनको वीआईपी और सिक्योरिटी ये सब दी जाती है इस सरकार में। ये बहरहाल लोगों को आंखें खोल करके देखने की जरूरत है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बहुत ही आंखें खोलने वाली है। एक मिनट, एक बात को मैं और बता देता हूं। इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज किया और एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए लूटे हैं। जैसा 2G में लूटा था, जैसा कोल स्कैम में लूटा था। भैया अगर लूटे हैं तो 9 साल से शासन कर रहे हो, किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप विरोध में तब भी आरोप करते थे, आप सत्ता में हो तब भी आरोप कर रहे हो। आरोप से आगे निकल कर कभी एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कि वो आपको आता नहीं है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता नहीं है, शासन चलाना आता नहीं है। आप खाली गोबल्स के फिलॉसफी से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हो। और आपको चोर बोला तो सदस्यता जाती है और डिग्री मांगा तो 25,000 का जुर्माना होता है, क्योंकि आपके परम पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि वक्तृत्व यही हमारा नेतृत्व है और यही हमारा कर्तृत्व है। ये अटल बिहारी जी के बोल थे। मतलब हम संघ के लोग, बीजेपी के लोग बकलोली के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम खाली बकलोली कर सकते हैं। ये बात सिद्ध होती है, बार बार सिद्ध कर रहे हैं ये लोग। लोगों की आंखें खुलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अभी आपने उसकी बात की, जासूसी की और उस सब की। ये सारे इंतजामात तो इलेक्शन लड़ने के लिए हो ही रहे हैं, लेकिन अब कर्नाटक में एक स्टेट का इलेक्शन है, उसमें मोदी जी ऐसा लगता है हर दिन वहीं होंगे। 20 रैलियों की खबर आ रही है। ये क्या कुछ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वहां के कुछ सर्वे भी आ रहे हैं और उन गोदी मीडिया के सर्वे भी आए हैं जो हर बात में मोदी जी को सपोर्ट करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसे सर्वे की खबरें दी हैं जिसमें बीजेपी के हारने की खबर है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी क्या कुछ करेंगे? क्या कौन सा नया पैतरा लाएंगे कि वहां जीत सके बीजेपी? देखो, सर्वे के रिपोर्ट सारी बोल रही कि हार रहे, मगर मैं अभी भी गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता है कि वहां सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार कैसी बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इनके पास में चाणक्य बैठे हुए बड़े बड़े। इन्होंने बता ही दिया कि साम दाम दंड भेद से हम सरकारें बना लेते हैं। इनका एक में उद्देश्य है सरकार बनाना। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि गरीबों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजलूमों का क्या होगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा। इनके सामने वो टारगेट नहीं है। टारगेट है सरकार बनाना। इसलिए ये रोज रैली करेंगे, वहां 20 रैलियां वहां करेंगे। वो 100% एफर्ट्स दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मोदी जी के 20 रैलियों पर। विरोधी पार्टियां जो है वो कितनी रैलियां करेगा, किस तरीके से करेगा, उसको देखने का है। और देश में एक उभरता हुआ नफरती चिंटू वहां से आ रहा है जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। मुझे नहीं पता उसका नाम सूर्य ग्रहण है क्या, कौन सा ग्रहण है। वो देश को एक और ग्रहण ग्रसित करने वाला है, एक और ग्रहण वहां से उठने वाला है। सरकार नहीं बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सरकार नहीं बनेगी कर्नाटक में, मगर चाणक्य और ग्रहण मिलके क्या चमत्कार करेंगे ये लोकतंत्र की परिधि के बाहर की बात है। उस पे कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं। अच्छा, एक बहस शुरू हुई थी पिछले दिनों के प्रधानमंत्री रहते हुए
अपनी पार्टी का इस तरह से उन्हें वो कैंपेन नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसको बात को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है। अच्छा, उधर अमित शाह जी ने रामनवमी के हंगामों के बीच में बिहार में एक बयान दिया है, वो क्या कुछ है? वो भी बहुत ही उल्टा लटका देंगे, क्या क्या कर देंगे। एक उनका लीडर है जो बुलडोजर की बात करता है, ये उल्टा लटकाने की बात आप कह रहे हैं, और जो मीडिया में आ रहा है बात। अभी बिल्किस बानो के हत्यारों को उल्टा तो लटका ही दिया ना इन्होंने, डायस पे बैठा के उनका सम्मान करवा दिया सांसदों और विधायकों के बीच में। ये उल्टा किसको लटकाते हैं? विरोधियों। ये जाके वहां बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? जहां नीतीश की सरकार है। मगर आपको पता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक अभी दंगा हुआ, किसने करवाया? एमआईएम के वहां सांसद है, महाराष्ट्र में अकेला सांसद है एमआईएम का। उस आदमी ने किराटपुरा नाम का एरिया में, क्योंकि उसका नाम औरंगाबाद से संभाजी नगर हो गया, उसको संभाजी नगर नहीं औरंगाबाद दोबारा बनाई, इसलिए मुसलमानों को उत्तेजित किया। ये पहले मुसलमान क्यों नहीं सोचते? उस शहर का नाम अंबर मलिक के नाम से अगर रखते तो किसी हिंदू को ऐतराज नहीं होता। मगर संभाजी नगर का जब नाम उठा और होने की परिधि में आया तो बाद में ये औरंगजेब वाले खड़े हो गए। भाई औरंगजेब दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर महाराष्ट्र में छत्रपति का राज डुबाने में उन्होंने जितने साल यहाँ लगाए, तो महाराष्ट्र को वो उनका मित्र नहीं लग सकता, वो दुश्मन ही लगेगा। क्योंकि राजा जब किसी दूसरे राज्य को डुबाने आता है तो वो जो लोकप्रिय राज्य होता है, जिसको स्वराज्य कहा जाता था, उसको वो दुश्मन लगेगा। तो औरंगजेब का नाम अगर तोड़ना चाहते थे, वो हटाना चाहते थे, तो अंबर मलिक का नाम आना चाहिए था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी के भी दोस्त थे और गुरु भी थे। एक गमीनी कावा जिन्होंने पढ़ाया गुप्त यंत्र, जो वियतनाम भी लड़ता है और सब लड़ते हैं, वो गमीनी कावा जिसने पढ़ाया होगा वो अंबर मलिक थे। मगर अंबर मलिक का नाम ना मुसलमानों ने उठाया ना किसी ने और ने उठाया। और जब नाम चेंज हो गया तो अब ये बोल रहे हैं कि औरंगाबाद नाम होना चाहिए, और नहीं हुआ तो इन्होंने अपने इसमें हंगामा शुरू कर दिया। और ये मुसंगी और संगी एक साथ काम करते, इसका ये बहुत अच्छा जिंदा नमूना है। अब 27 मुसंगी गिरफ्तार हो गए और ये बताने के लिए संगी मुक्त हो गए कि देखो मुसलमान दंगे करते हैं, देखो मुसलमान दंगे करते हैं। आपको पता है कि बिहार में भी हर मस्जिदों के सामने जाके हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली में भी हंगामा किया था, हनुमान जयंती के वक्त में हंगामा किया था। तो किसी ना किसी कारण से मुसलमानों को उकसाना, उनके बच्चों को उकसा देना, और उसमें कुछ मुसलमान बच्चे भी जिम्मेवार है कि सुबह सुबह अभी रोजे चल रहे हैं, वो गोल टोपी पहन के 3-3 लोग बैठ के कर्कश हॉर्न बजा के जो सुबह घूमते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहिए सर। बिल्कुल ये परिवार की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि ऐसे उत्पात अगर करते हैं तो उसको तुरंत दिखा के दूसरे समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको पोलराइज करना बहुत आसान हो जाता है। हम हमारे बच्चों पर नियंत्रण रखें। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे जाके वहां मस्जिदों के सामने हंगामा कर रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि पूरे सरकार को नपुंसक बोल दिया। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ईडी की सरकार जो है वो गौरव यात्रा निकालने में मस्त है। हिंदू धर्म रक्षा समिति वालों ने जो स्टेटमेंट दिए थे, पिछले वक्त आपने पूछा था कि हिंदू धर्म रक्षा और ये करने का, क्योंकि इलेक्शन जीतना है। जब इनको पता चला कि शिवसेना अकेली भी लड़ जाए तो 3% हमसे दोनों से मिल के, मतलब ई और डी दोनों के मिल से ज्यादा वोट उनको मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने हिंदू खतरे में है सामने लाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इनके नफरती चिंटू खड़े हो गए और वो नफरती चिंटू तरह तरह के बयान देने लग गए। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नपुंसक सरकार है, ये नफरतियों पर कार्रवाई नहीं करती है, ये धार्मिक भावनाएं भड़काती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब भी हमारे यहाँ की जो सरकार है, ईडी सरकार, देखो सर, मैं कुछ हद तक सावरकर का जो पूर्व जीवन है, मतलब जेल में जाने का पहला जीवन है, उसमें बहुत अच्छे काम किए होगा, उसका मैं सम्मान कर सकता हूँ। मगर उसके बाद में उन्होंने जो किया उसका मैं सम्मान नहीं कर सकता। मगर हमारे छत्रपति पर, हमारे जिजाऊ माता पर, हमारे ज्योतिराव फुले दंपत्ति पर, हमारे बाबा साहब पर जब कोई स्टेटमेंट दिया, हमारे गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, वो आपके यहाँ बैठा हुआ भाजपा का प्रवक्ता है, उसने स्टेटमेंट दिया कि छत्रपति शिवाजी भी माफी मांग के आए थे, वापस छूटे थे, इसका कोई सबूत इनके पास में नहीं होता है।
मगर हमारे स्टेटमेंट तो कोर्ट कोई लेता नहीं, दखल नहीं लेता है। इन्होंने जिसको जो बोला होगा, किसी को जर्सी गाय बोला होगा, किसी को 50 लाख की डार्लिंग, 50 करोड़ की डार्लिंग बोला होगा, इस पे कभी केस नहीं हुई। मगर अगर उन्होंने बोल दिया कि ललित मोदी, नीरव मोदी और एक उनको शेल्टर देने वाले मोदी, ये सारे के सारे चोर, मोदी कैसे? उन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी चोर है, इन्होंने बोला कि ये तीनों मोदी कैसे चोर निकले। तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, उनके ऊपर, और वो कार्रवाई कितने दिन में हुई? मात्र 18 दिन में कार्रवाई हो गई। पूरा कितना तेजी से सरकार काम कर रही है, न्यायालय काम कर रहे हैं। आप ऐसा ये नहीं लगा सकते आरोप कि न्यायालय में जल्दी से जल्दी नहीं होते, सारे फैसले जल्दी नहीं होते। 17 दिन में फैसला हो गया सर। नया जज आया, उसने 17 दिन में फैसला कर दिया, और 4 पेज की कंप्लेंट थी, 168 पेज का जजमेंट दे दिया। क्या इतिहास लिखा होगा मुझे नहीं पता, कौन सा इतिहास लिखा, क्योंकि जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं, तो ऐसा कौन सा इतिहास लिख गया। और हाईएस्ट उन्होंने उसको पनिशमेंट दे दी, उसमें हाईएस्ट पनिशमेंट 2 साल की है। मगर सांसद ही जाने के लिए 2 साल कम से कम पनिशमेंट लगती है, तो हाईएस्ट पनिशमेंट देके किसी व्यक्ति को, किसी विरोधी पक्ष के नेता को इन्होंने घर बैठाने का काम किया। और फिर अमित शाह जी और सारे बोल रहे हैं कि अपील क्यों नहीं करते, ये अपील क्यों नहीं करते। सरकार ने और अदालतों ने मिलकर के तालमेल के साथ ये काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा मैं अब टाइम क्योंकि कम रह गया है, शरद पवार जी का नागपुर का बयान क्या है? वो एक इतिहास को अपने तरीके से बताने की कोई बात है, और शरद पवार जी ने अपनी बात रखी है, वो क्या कुछ है? थोड़ा सा बताइए, जो कि आप नागपुर से हैं, आप उसे बेहतर बता सकते हैं। नागपुर के एक तालाब में, पुटाला तालाब में फाउंटेन बना है, बड़ा फाउंटेन है, बहुत अच्छा फाउंटेन। उन्होंने बताया कि G20 के सारे फॉरेनर्स जो आए थे, उन्होंने बताया कि दुनिया का अकेला फाउंटेन है जिसमें तुर्की से और कहां से उन्होंने वो लाए, पाइप कहां से लाए, क्या लाए, वो सारी डिटेल में उन्होंने बता दिए। मगर जब वो उस पानी पर इतिहास को बताया गया, तो उस इतिहास में मुंजे थे, जिन्होंने हिटलर की मुलाकात की थी, वो मुंजे तो उस इतिहास में थे, वो हेडगेवार उस इतिहास में थे। गांधी तो मजबूरी है, मगर उसपे सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, उसमें सरदार पटेल नहीं थे, जो इनके आइकॉन है वो नहीं थे, जो उसमें भगत सिंह है वो नहीं थे, महाराष्ट्र के नागपुर के जो शहीद हुए उनका कोई उल्लेख नहीं था। तो उन्होंने सवाल किया है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दोगे तो इतिहास कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे अधूरा इतिहास बताने से इतिहास नहीं हो जाता है। ये तो आप क्या पैदा कर रहे हो, किस तरीके से? इसमें मुझे लगता है कि आपने मुंजे को बताया, बहुत अच्छा किया, आपने गोडवलकर को बताया, बहुत अच्छा किया, हेडगेवार को बताया, बहुत अच्छा किया, मगर इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं है? महाराष्ट्र के आराध्य है वो क्यों नहीं है? तो इनको छत्रपति से कोई लेना देना नहीं, इनको सुभाष बाबू से, जिनको बेच रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत इनका कोई अटैचमेंट नहीं है। मगर कांग्रेस का मुंह चुप करने के लिए ये हर वक्त पे सरदार पटेल को कभी बेचेंगे, कभी भगत सिंह को बेचेंगे, कभी जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करेंगे। ये सब धंधा है। उसके बारे में शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उनके मुंह पर कहा, और इन्होंने कहा है कि जिंदे लोगों पर सवाल होना चाहिए राजनीति में, जो आने वाले भविष्य उसके ऊपर सवाल होना चाहिए। मुर्दों पर सवाल करके क्या आप जनता को मुर्दा बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? ये पार्टी बोले हमारी पार्टी जन समस्याओं की राजनीति करेगी, जन समस्याओं को सुलझाने की राजनीति करेगी, ना कि भूतकाल के 1400 साल के और 5000 साल के इतिहास को लेकर हम विवाद पैदा करने का राजनीति करते हैं। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। और विकास का दंभ भरने वाले आज भी हिंदू मुस्लिम से आगे नहीं निकले, आज भी दंगे से आगे नहीं निकले, आज भी धार्मिक अस्मिता और जातिगत अस्मिता से आगे नहीं निकले। इसको बहुत ढंग से उन्होंने अपने शब्दों में और अपने वाक्यों में क्रिटिसाइज किया है। देखो, आपको एक बात बता देता हूं कि 2013 के पहले के इनके पेट्रोल डीजल के स्टेटमेंट और अभी के स्टेटमेंट, डॉलर की कीमतों के बारे में स्टेटमेंट, भ्रष्टाचार के बारे में स्टेटमेंट कैसे कैसे थे और कैसे कैसे है। जड़ से भ्रष्टाचार मिटाने वाले नारायण राणे के 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को समाप्त कर देते हैं, सुवेंद्र अधिकारी के शारदा चिटफंड और नारद घोटाले को समाप्त कर देते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के शारदा चिटफंड के आरोपी, और उसमें सीबीआई की रेड हुई थी, रेड में क्या मिला मालूम नहीं, आज वो तारनहार है पूरे नॉर्थ ईस्ट के। बीएस येडुरप्पा हाउसिंग प्रोजेक्ट आरोपी और माइनिंग के आरोपी थे, उनको क्लीन चिट है। और प्रताप सरनाइक नाम के हमारे जो है नेता महाराष्ट्र के,
वो मनी लॉन्ड्रिंग केस से बाकायदा मुक्त हो गए हैं। ये कैसी राजनीति है और किस तरीके से राजनीति जा रही है। एक तरफ नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि हम देश के रास्ते यूरोप की तरह चमका देंगे, और आम जनता बोल रही है कि आप तो रास्ते चमका दोगे क्योंकि आप 10 गुना कर्जा बढ़ा ही चुके हो, रास्ते चमक जाएंगे, पर उनके उस पर चलने के लिए हम अफ्रीकन भाला लेके अफ्रीकन तरीके से, मतलब आदिवासी तरीके से दौड़ेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हमारी हैसियत लंगोट से ज्यादा नहीं बचेगी। इसका भी जवाब इस सरकार को देना चाहिए। जी 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 जी। एक मोहन भागवत जी है, मोहन भागवत जी है, आपको पता है मोहन भागवत जी ने बोला कि पाकिस्तानियों ने उनके कान में आके कह दिया, ये शब्द मेरा है, कान में आके कह दिया, मगर भोपाल रैली में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने उनको बताया कि देश के विभाजन से वो नाखुश है और पाकिस्तान की विभाजन ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, ये उनको मोहन भागवत जी ने आके बताया। मगर देश के मुसलमानों को नफरत पैदा कर रहे, उनके विरोध में, ईसाइयों के विरोध में नफरत पैदा कर रहे, दलितों के विरोध में नफरत पैदा कर रहे, ललित मोदी को और नीरव मोदी को ओबीसी बताकर नफरत पैदा कर रहे, ओबीसी के सारे आरक्षण हटा रहे, ओबीसी की स्कॉलरशिप खा रहे, ओबीसी की सारे रिजर्वेशन की जगह खा रहे। उससे कुछ नहीं होता, उस पर कोई बोलता नहीं। मोहन भागवत जी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी राम मंदिर बनाने में व्यस्त है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट राम मंदिर निर्माण में बने हैं। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, जिसके माध्यम से इस देश में राम राज्य लाएंगे और 2024 का चुनाव हम जीतेंगे, इसकी गारंटी ये दे रहे हैं। और उसके बाद में यूनेस्को से हम राम मंदिर को यूनेस्को वाला दर्जा दिलाएंगे, ये भी नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है। धन्य हो राम राज्य की और धन्य हो मोहन भागवत जी की। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत अच्छी एक तरह से आखिरी पंक्तियां बहुत ही जोरदार इसलिए बताई कि अब अयोध्या का एक बार फिर इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल होगा, ये बात साफ हो गई। और अब या तो जासूसी के जरिए इलेक्शन जीता जाएगा या राम मंदिर के लिए, खुशहाली तो कहीं रही नहीं। अब स्वयं रिपोर्ट बहुत साफ बता रही है कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। कुछ लोगों की जेब में पूरा देश और अक्सरियत की जेबें खाली, और बड़ी तादाद में 80 करोड़, तो सरकार खुद कहती है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो अगर इतने ही खुशहाली अगर इसे कहा जाता है, जिसके लिए कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी की सरकार में, ये अच्छे दिन हैं कि देश की बड़ी तादाद 140-130 करोड़ जो भी आप बताते हैं, उसमें से अगर 80 करोड़ मजबूर हो गए हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो इससे ज्यादा मजबूर देश और कौन सा हो सकता है। ये पूरी दुनिया में खाना नहीं मिल रहा है सर। जी जी, बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा, बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा। किस हालत में लोग रह रहे हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार पर काला टीका लगाने का काम अपने साथ में ले लिया है, और मुझे बदनाम करने की सुपारी दे दी गई है देश विदेश में। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी फिर भी कह करके लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश, देश का सम्मान बढ़ाते, ऐसा कहकर सम्मान बढ़ाते, सम्मान बढ़ाते। जिनको अफसोस था, इस देश में पैदा हुआ ये अफसोसजनक जिनको लगता था, ये देश भ्रष्टाचार का देश था, ये देश नफरतियों का देश था, उस देश में पैदा होने में इनको अफसोस हो रहा था। अब वो इसको एक तरह से विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर अपोजिशन क्रिटिसाइज भी कर रही है, उससे भी फायदा उठाने का तरीका अगर किसी को सीखना है। मनमोहन सिंह को रोती हुई बुढ़िया औरत कहा था। जी 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 जी। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो बहुत ही मेरे ख्याल से सोचने समझने की है कि तमाम खराबियां आप करो, तमाम लूटने का काम करो, जब कोई क्रिटिसाइज करे उस क्रिटिसाइज करने को भी अपने लिए विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करो और उससे भी इलेक्शन जीतो। ये अगर तरीका सीखना है तो वो मोदी जी से आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जी जी जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।